औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का प्रोसीजर को समझा कि किस तरह से हम किसी भी जो एल्गोरिदम हमारे पास होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या उसकी ग्रोथ रेट फंक्शनल फॉर्म के अंदर हम निकाल सकते हैं। हमने सिंपल प्रोग्राम जो सिक्वेंशियल होता है, प्रोग्राम्स हैविंग लूप, प्रोग्रामिंग हैविंग नेस्टेड लूप्स, प्रोग्रामिंग हैविंग लॉगरिथमिक ग्रोथ, वो सारे तकरीबन निकाल के देख लिए हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अंदर और आज देखते हैं कि अगर रिकर्सिव एल्गोरिदम हमारे सामने आ जाए तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में हमने नहीं पढ़ना क्योंकि रिकर्सिव एनालिसिस करने के लिए मेथड्स होते हैं, रेकनेस रिलेशन होता है, एक मास्टर थ्योरम होता है, उनके ज़रिए हम जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं रिकर्जन के उनका बड़ी आसानी से एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर जो आज के लेक्चर में हम बात समझेंगे वो सिर्फ रेकनेस रिलेशन की बात करेंगे और बहुत सिंपल लेवल के ऊपर, ताकि अगर कोई छोटा प्रोग्राम हमारे सामने आ जाता है या जितने के लेवल के प्रोग्राम आप लोग नॉर्मली लिखते हो उसके मुताबिक हम उसको एनालाइज करके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या ग्रोथ रेट को निकाल सकें। ठीक है, सो एग्जांपल्स की बेसिस पर हम काम करते हैं। 2-3 एग्जांपल्स लेंगे और इंशाल्लाह उनकी बेसिस पे ऊपर हम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या ग्रोथ रेट हमारी निकलती है। रिकर्जन के बारे में आपको मालूम ही है, आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत कि रिकर्जन क्या होती है कि जब कोई फंक्शन अपने ही आपको दोबारा कॉल करना शुरू कर दे तो दैट इज़ नेम्ड एज अ रिकर्जन। अब रिकर्जन डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, वो किस तरह से होती है उन बातों में हम नहीं पढ़ते। आगे चलकर हम जब रिकर्जन का कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह ये सारी जो टाइप्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वो वहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन इस पॉइंट पर हमने सिर्फ कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को करना है, तो एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है। अब अगर हम इस फंक्शन को देखें तो द फंक्शन हैज़ अ नेम फन, उसमें एक इंटीजर पास हो रहा है और अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो फंक्शन विल स्टॉप, इट विल रिटर्न द कंट्रोल। अदरवाइज़ अगर n की वैल्यू ग्रेटर रहती है 0 से तो वो n को प्रिंट करेगा और दोबारा से क्या करेगा, अपने ही आप को कॉल कर लेगा। सो दैट इज़ द रिकर्सिव कॉल कि ये वापस अपने आप को कॉल कर रहा है। लेकिन साथ ही ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जब फ़न अपने आप को कॉल करेगा तो हर बार n की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी। व्हाट डज़ इट मीन्स कि अगर आपने यहाँ पर 3 भेजा है तो नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा तो ये 2 के साथ होगा, फिर ये किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, फिर ये 0 के साथ हो जाएगा और फाइनली इट विल रिटर्न, इट विल स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन आ जाएगी, राइट। अब प्रोग्रामेटिकली इस प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से भी लिखा जा सकता है विदाउट हैविंग दिस रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है या पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। वी आर डीलिंग विद सिंपली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ओके, ऑलराइट, एज वी नो हमने जो शुरू में बात की थी कि इन स्टेटमेंट्स को हम इग्नोर करेंगे कि ये तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है और इसी का हमने टाइम निकालना है ओवरऑल फंक्शन के अंदर। तो इसका स्टेप काउंट भी 0, इसका स्टेप काउंट भी 0, इसका भी 0, तो ये तो इग्नोर हो गई। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये प्रोग्राम हमारा जब चलेगा तो ये बेसिकली मिनिमम स्टेप कब परफॉर्म करेगा या रुकेगा कब। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जब n की वैल्यू 0 हो तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी, रिटर्न हो जाएगा, और ये वाली स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी क्योंकि अगर कंट्रोल यहाँ पे नहीं आता तो इसका क्या मतलब होगा कि फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करेगा, राइट। सो जो सिंपलेस्ट वन हमें क्या नज़र आ रहा है कि जब n की वैल्यू 0 होगी, सो लेट्स से n की वैल्यू 0 लेके देखते हैं तो क्या होता है। सो व्हेन n इज़ 0, राइट, जब n 0 होगा तो क्या होगा, ये प्रोग्राम यहाँ पे आएगा और इस स्टेटमेंट को वो चेक करेगा। सो दैट विल बी 1 स्टेप, राइट। अब n क्योंकि 0 है तो डेफिनेटली दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू हुई है तो वो इसमें आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा, तो इट मीन्स दिस विल आल्सो टेक अ 1 स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन, तो ये 1 हो गया, राइट। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जब n की वैल्यू 0 होगी तो आपका प्रोग्राम कितने स्टेप्स परफॉर्म करेगा ओवरऑल, इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म 2 स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। सो वी गो, व्हेन n इज 0 the algorithm will takes 2 steps of execution। तो ये हमारे पास एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, किसकी, इस फंक्शन की, और वो किस वैल्यू पर आई है, when the n is 0।
सो प्रोग्राम का नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा, उसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप यहाँ फन भी लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट, और टी ऑफ फन ऑफ ज़ीरो लिखना चाहते हो नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है। तो टी ऑफ ज़ीरो मीन्स कि जब इंस्टेंस ज़ीरो है तो इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म 2 स्टेप्स, नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स परफॉर्म करेगा, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने इकट्ठा कर लिया। अब इसी की बेस पर हम आगे चलेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज़ ग्रेटर देन 0, तब ये क्या करेगा, अब उस चीज़ को देखते हैं। अब एक केस हमने निकाली, अब दूसरे की तरफ आते हैं कि n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है सो क्या होगा। देखिए n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो यहाँ तो नहीं आएगा, वो हमेशा किस कंडीशन को चलाएगा, इस वाली को। लेकिन ये इफ़ तो चेक होगा, डेफिनेटली चेक होगा, क्योंकि अगर ट्रू हुआ तो वो रिटर्न में चला जाएगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो वो इसमें आ जाएगा और इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। सो जब n ग्रेटर देन 0 है दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, नो डाउट अबाउट इट, ये चलेगी। लेकिन ये फॉल्स हो गई क्योंकि n 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो कहाँ पर आ गया, इस जगह पर। जब वो यहाँ आया तो इसको भी चलाएगा, जब वो इसको चलाएगा तो क्या वैल्यू बनेगी जी, 1 स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट, एंड देन इट इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। नाउ दिस इज़ नॉट अ 1 स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन। अब देखिए फंक्शन जब कॉल करेगा अपने आप को या किसी दूसरे फंक्शन को, तो उसका पूरे का पूरा टाइम आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ रेट, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है इसको देखिए, ये किसके साथ कॉल हो रहा है, ये n-1 के साथ कॉल हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का जो टाइम है या स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन है दैट इज़ अननोन, वो निकालना पड़ेगा। और वो निकालना कैसे पड़ेगा, जब तक हमें इस फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी का पता नहीं चलेगा हम ये नहीं कह सकते कि कितने स्टेप्स एग्जीक्यूट करेगा, ऑलराइट। सो ये सिंपली क्या हम कह देंगे, वी विल से इट दैट फंक्शन इज गोइंग टू टेक टाइम n-1, t ऑफ n-1, सो दिस मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक, राइट। अब नेचुरली हम ये भी कह सकते हैं जी कि ये फंक्शन ना एक स्टेप तो लेगा अपने आप को एग्जीक्यूट करने का और बाकी ये वाला टाइम होगा, बट वी आर इग्नोरिंग इट, वी आर कंसिडरिंग इट कि वो तो कांस्टेंट वैल्यू तो आनी है ना कोई ना के साथ, कि कांस्टेंट टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उस कांस्टेंट को हमने इग्नोर कर दिया। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो कितना टाइम लेगा, सो दैट बिकम्स टी ऑफ n-1, वाई, बिकॉज दिस इज कॉलिंग इटसेल्फ विद n-1 पैरामीटर, राइट। सो ये स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया। अब जब इस सारे को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वी विल बी हैविंग t ऑफ n-1 प्लस 2। व्हेन द n is greater than 0 the algorithm will take t of n-1 plus 2 steps of execution। ये 2 देखें कहाँ से आ रहा है, इसका एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, राइट। अब देखिए t of n-1 जब ये दोबारा कॉल होगा फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, राइट। और अगर n की वैल्यू बढ़ी है तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, ऑलराइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर ये स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 0 हो गया तो ये चलेगी, तो 2 स्टेप्स परफॉर्म होंगे इन इधर केस, राइट। सो हमारे पास ये चीज़ बनी। अब हमारे पास 2 केसेस आए हैं, उनमें से कौन सा था, t ऑफ 0 वो 2 के इक्वल था, और दूसरा ये आया है कि t ऑफ n इज़ t ऑफ n-1 प्लस 2। Now such kind of equation is named as a recurrence relation। ये recurrence relation बना है क्योंकि इसकी वैल्यू अननोन है, ये बार बार कॉल होगा। डेफिनेटली ये अब n-1 के साथ कॉल हो रहा है, फिर किसके साथ हो जाएगा, n-2 के साथ, फिर 3 के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सच काइंड ऑफ इक्वेशन इज नेम्ड एज अ रेकरेंस रिलेशन, कि जब t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n-1 उसका कोई इंस्टेंस बन रहा हो प्लस सम कांस्टेंट मे नॉट बी देयर, राइट। सो ये वाला जो इक्वेशन बनेगी हमारी, ये बनेगी रेकरेंस रिलेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन, ओके। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अब रेकरेंस रिलेशन को इस तरह से नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है बुक्स के अंदर, आप हर जगह देखोगे जहाँ भी रिकर्जन की बात होगी ना, रेकरेंस रिलेशन आपको इस तरह से नज़र आएगा। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द टाइम ऑफ द एल्गोरिदम। अब कौन सा एल्गोरिदम है हमारा, जिसका नाम फन था, based on n is going to be, it will take 2 steps when n is equal to 0, वो हमने वेरीफाई किया, पहले एक केस निकाला, and it is going to take t of n-1 plus 2 steps
when n's value is greater than 1. Okay, so this is a recurrence relation. Now we have to solve it. अब यहाँ तो हम बड़े क्लियर हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है which is true when the value of n is equal to 0. But here we have to solve this equation, this recurrence relation. Okay, so let's do that. Okay, अब यहाँ पर ये आपके सामने हैं रिजल्ट्स, ये पड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करते हुए हमें ये बात आसानी से पता चलती रहे. अब t of n is t of n minus 1 plus 2. ओके, अब देखिए यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, जैसे नॉर्मल मैथ की इक्वेशंस के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं. अब वो सब्स्टिट्यूशन क्या है? जब t of n minus 1 कॉल होगा तो फंक्शन ही कॉल हुआ है ना, वही वाला फंक्शन कॉल हुआ है. वो वाला फंक्शन क्या करेगा, दोबारा से अगर रेकरेंस दोबारा होती है तो यहाँ पर कितनी कॉल्स हो जाएंगी, ये हो जाएगी n-2, यानी t of n की जगह क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी n-1. जब n-1 आएगा तो जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट, और जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें क्या वैल्यू बनेगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. t of n-1 कॉल हुआ, अब n की जगह जब ये कॉल हुई है तो n की जगह क्या वैल्यू आ गई, n की जगह वैल्यू आ गई n-1, दिस थिंग, राइट. n की जगह वैल्यू क्या आ गई, n-1. ये हिस्सा देखें, ये वाला. अब ये सब्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि ये वाला n ये पास हुआ है तो डेफिनेटली n की जगह ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी. सो n इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस वैल्यू. ओके, -1, ये 1 तो वैसे रहेगा ना जो पहले से एग्जिस्ट करता था, क्योंकि इसकी जगह n-1 आया है, तो -1, ऑलराइट, +2. अब ये 2 किसका है? देखिए जब t of n कॉल हुआ था तो क्या वैल्यू थी, t of n-1 + 2. तो नेचुरली अगर ये वैल्यू t of n-1 के साथ कॉल हुई है तो दोबारा से ये +2 तो ऐड होगा ना, तो ये वाला +2 वो आ गया कि कितने स्टेप्स वो परफॉर्म करेगा, वो करेगा n-1 + 2 स्टेप्स. तो जब इसको पूरा आप ऐड करेंगे तो हमारे पास नया रिजल्ट क्या आ जाएगा, t of n-2 + 2 + 2. ये +2 कौन सा है, पुराने वाला, और ये +2 कौन सा है, नए वाला. तो 2 भी ऐड हो गया, 2 स्टेप्स इंक्रीज हो गए. ओके, अब दोबारा से जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये हुआ n-2 के साथ. अब नेचुरली जब ये n-2 के साथ कॉल हुआ है तो दिस n इज गोइंग टू बी रिप्लेस विद व्हाट, n-1, क्योंकि वैल्यू आपकी हर दफ़ा एक कम हो रही है तो ये n-1 के साथ रिप्लेस हो जाएगी. वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है. तो यहाँ पर नया रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम अगेन n-1. तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया किसकी जगह, इसकी जगह, और ये -2 कौन सा है जो पहले से पड़ा हुआ है, और ये +2 कौन सा है जो यहाँ से, मानी दोबारा जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो ये +2 आ गया. सो +2 ये जो पीछे पड़े हुए थे ये दोनों आ गए, राइट. सो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी, n-3 +2 +2 +2. अब अगर नेक्स्ट हम और मूव करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स बनने शुरू हो जाएंगी. हमारे पास जो रिजल्ट बनने शुरू हो जाएंगे वो किस तरह से होंगे. अब दोबारा जब ये t of n-3 के साथ कॉल होगा तो हमारा नया रिजल्ट क्या हो जाएगा, नया रिजल्ट हमारा हो जाएगा n-4, राइट, +2. ओके, एंड प्लस जो ये आपके सब्सीक्वेंट 2s पड़े हुए थे वो सारे के सारे आगे आ जाएंगे, सो ऑन, ठीक है. फिर ये नेक्स्ट टाइम कॉल होगा तो n-5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये चलता रहेगा. चलते चलते कभी ना कभी ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या बनी, पहले 1 थी, फिर ये क्या हो गई, ये 2 हो गई, फिर ये क्या होगी, फिर ये 3 हो गई. कभी ना कभी ये कहाँ पर पहुँचेगी, ये वैल्यू आपकी पहुँच जाएगी n के इक्वल. और यू कैन से दैट कि ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी किसी k पर पहुँचेगी, और वो k किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू n. सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस थिंग कि वो n पर पहुँचेगी. जब ये वैल्यू n पर पहुँचेगी तो n-n आपका क्या हो जाएगा, 0. ओके, दूसरी तरफ ये देखिए मैंने +2n लिख दिया. क्यों n लिखा है, ज़रा बात को समझिए. जब भी आपका फंक्शन कॉल हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, ये जो 2 स्टेप्स थे वो तो ऐड हो रहे हैं, वो तो हर सूरत में चलेंगे. सो 2 + 2 2 + 2 + 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जितनी बार वो कॉल हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, विच इज़ क्लियरली टेलिंग अस कि आपका 2 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स.
सो सिंपली मैंने उसको प्लस 2n कर दिया कि 2n टाइम्स, ऑलराइट। सो यहाँ पर जब हम आएंगे t ऑफ n माइनस n विच इज़ 0, सो ये बना t ऑफ 0 प्लस 2n, राइट। तो ये हमारे पास अब रिलेशन सॉल्व हो के आ गया। अब ये दोबारा कॉल तो नहीं होगा ना, अब जब ये t ऑफ 0 पे कॉल होगा तो क्या होगा। तो जो हमारी इक्वेशन बनी वो यहाँ पर आके रुकी है, ये t ऑफ 0 प्लस 2n। t ऑफ 0 हम पहले से निकाल चुके हैं, कौन सा रिजल्ट था हमारा, ये वाला। हमने ये देखा था कि जब एल्गोरिदम को हम 0 वैल्यू पास करते हैं तो आवर एल्गोरिदम टेक्स ओनली 2 स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जो 2 स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हमें पहले से मालूम है, हमें पहले निकाला हुआ है। तो इस t ऑफ 0 की जगह क्या चीज़ आ जाएगी जी, यहाँ पर आ जाएगा 2। सो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2n। सो दिस एल्गोरिदम इज गोइंग टू टेक 2n प्लस 2 स्टेप्स, राइट, 2n प्लस 2 स्टेप्स लेगा। तो इस तरह से हमारा जो रेकनेस रिलेशन है सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। सिंपल सब्स्टिट्यूशन, रेकनेस रिलेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है। देयर इज अ मास्टर थ्योरम एग्जिस्ट, लेकिन वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के कोर्स के अंदर जाके ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होता है। यहाँ पर रेकनेस रिलेशन ही सॉल्व हम कर लें, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर अस, ओके। सो इस तरह से सॉल्व होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर द मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हियर वी गो, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका नाम रैक है। अगेन हम फंक्शन के नाम में नहीं जाएंगे, जस्ट वी यूज टर्म टी टू रिप्रेजेंट द टाइम कम्प्लेक्सिटी, राइट। अब ये आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटर्न रैक ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। तो ये जो इतना हिस्सा है दैट इज कॉलिंग द फंक्शन अगेन, ओके। अब इस पूरी स्टेटमेंट का हम चाहें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ये लिख सकते हैं कि जी डिवाइड भी हो रहा है, रिटर्न भी हो रहा है, तो 2 प्लस समथिंग समथिंग, देयर इज नो नीड फॉर दैट। वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो आनी है। वी कैन अज्यूम दैट कि ये पूरी की पूरी आपकी जो स्टेटमेंट है वो कितना टाइम लेगी, दिस वन। हम सिर्फ इसको ले लेंगे अपने टाइम को, ठीक है, अपने फंक्शन की कॉल को, बाकी को हम छोड़ देंगे, ओके। अगेन वी बिगिन विद द सिंपलेस्ट केस कि ये हमारा एल्गोरिदम कब रुकेगा, जब ये रिटर्न कर देगा ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। और ये वैल्यू कब रिटर्न करेगा, जब n 0 होगा या n की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। सो व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 0, सो इट इज गोइंग टू परफॉर्म वन स्टेप, क्योंकि इफ की स्टेटमेंट तो चेक होगी, लाजमी होगी, क्योंकि इसकी बेस पर उसने डिसीजन लेना है, ओके। तो वन स्टेप, और उसके बाद क्या है जी, अगर ये कंडीशन ट्रू है विच इन दिस केस येस, तो आपका रिटर्न क्या होगा, 1। सो दिस इज अनदर स्टेप। सो वी विल हैव अगेन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम, 2 स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन द इनपुट इज लेस देन इक्वल टू 0, ओके। क्योंकि अगर यहाँ से रिटर्न हो गया तो यहाँ तो वो आएगा ही नहीं, तो हमारे पास अगेन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, राइट, ओके। अब अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी चेक श्योरली। तो ये वन स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले बात कर ली है, हमने ये जूम कर लिया कि हमने ये नहीं करना कि एक स्टेप इसका ले लें, एक इसका ले लें, नो नीड फॉर दैट। वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको छोड़ें, जो मेन है उसको पकड़ लीजिए। वो कौन सी है कि ये फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करेगा तो कितना टाइम लेगा। सो वी जस्ट गोना consider this thing. This is going to be the time taken by function on value n minus 1, n minus 2, n minus 3, वो value automatically decrement होती रहेगी, alright। So again we have this thing, this recurrence relationship, that the function is going to take t of n minus 1 plus 1 steps when the value of n is greater than 0, okay। So we have again a recurrence relation। सो ये हमारे पास रेकनेस रिलेशनशिप आ गया, ठीक है जी। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे हमने सब्स्टिट्यूट करना जैसे हमने पहले किया, और आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो अगेन t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, अब नेचुरली जब ये दोबारा कॉल होगा, तो अगली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी। अगर हम ना भी इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जी क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारी हो जाएगी t ऑफ n माइनस 2, और क्योंकि इसने भी ऐड हो जाए तो कितने टाइम, +1 +1, तो ये 2 हो जाएगा। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट। सो हियर वी गो,
ये देखिए अब n जो है दैट इज n-1, ओके, तो n-1 पे कॉल हुआ ना, और ये वाला 1 तो ये रहा, और ये +1 हो गया नए n के साथ +1, ओके। सो t ऑफ n-2 + 2, 1 + 1 is 2, ऑलराइट। अब इसके आगे क्या है, एक वैल्यू n-2 फिर दोबारा कॉल हुआ तो किसके साथ होगा, n-3 के साथ, n-3 + 1, जो उसने एक स्टेप लेना ही लेना है, तो इस पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, n-1 - 2, ये जो पिछला है, +1 + 3 हो जाएगा। So t of n-3 +1 + 1 which is 3. Again you can say that the 1 is going to be added each time the function is being called, alright. So क्या होगा जी, बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक वैल्यू पहुँच जाएगी, ये n तक, प्लस अब ये 1 ऐड हो रहा है कितने नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम। सो कोई सेंस नहीं बनती कि इसके साथ हम लिख दें 1n कि जी 1 का मल्टीपल है, तो जस्ट राइट n कि ये n टाइम्स ऐड हो गया तो n टाइम्स ये कॉल होगा, ठीक है, तो n टाइम्स ये कॉल होगा। सो n - n विच इज़ गोइंग टू बी 0, सो t ऑफ 0 + n, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। सो वी कैन सॉल्व इट। सो t ऑफ 0 हमारे पास क्या है जी, ये रहा आपका वो पार्ट कि जब वैल्यू ये होगी तो वो 2 स्टेप्स परफॉर्म करेगा। सो 2 + n, so the final analysis of this algorithm tells us that this function is going to take n + 2 steps of execution. तो ये हमारा फंक्शन आ गया, ये हमारा ग्रोथ रेट आ गई रिकर्सिव एल्गोरिदम की। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द रेकरेंस रिलेशनशिप। अगर आपको सिर्फ ये रेकरेंस रिलेशनशिप ही दे दिया जाए, ये वाला, और कोई कोड ना दिया गया हो, कुछ ना दिया गया हो, तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। जस्ट सब्स्टिट्यूट इट, सब्स्टिट्यूशंस करते जाइए, आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनली बन के आ जाएगा, ओके। और अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं अवेलेबल कि कहीं जाके वो रुके, तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट रिकर्जन है, तो उसकी तो कोई हम एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो द एल्गोरिदम शुड स्टॉप, तभी वो एल्गोरिदम होगा। अगर एल्गोरिदम रुकता ही नहीं है तो वो एल्गोरिदम नहीं होता, ओके। सो ये कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हो गया जी हमारे सामने। अब हमने तकरीबन हर तरह के कोड को देख लिया है कि उसका एनालिसिस हमने किस तरह से करना है, उसका ग्रोथ रेट हमने किस तरह से निकालना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और देखेंगे कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस और किस तरह से वो हमें हेल्प करती हैं इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स प्रोसेस, ओके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।